नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। दोस्तों, बात की जाए, आज हमें निफ्टी और सेंसेक्स में गिरावट देखने को मिली। तकरीबन दोस्तों आज के डे लो की बात की जाए तो सेंसेक्स तकरीबन 500 पॉइंट लुढ़कता हुआ दिखाई पड़ा। इसके पीछे दोस्तों क्या वजह है, मार्केट वीक क्यों है, ग्लोबल मार्केट की बात की जाए तो उसमें वीकनेस क्यों दिखाई पड़ रही है, क्या बॉन्ड डील का इशू फिर से आ चुका है। बात की जाए चेयरमैन किसके दोस्तों, फेडरल रिजर्व के, उन्होंने कल क्या बयान दिया था जिसकी वजह से हमें मार्केट में नेगेटिविटी सुबह से ही देखने को मिल रही थी। कल रात से ही बात की जाए तो डो जोन्स थोड़ा सा लुढ़कता हुआ दिखाई पड़ रहा था। तो कौन कौन सा फैक्टर्स हैं जो सेल ऑफ को ट्रिगर करेगा, और दोस्तों इसमें एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है जिसमें मे बी इन फ्यूचर आग लगते हुए देखने को मिले, और एक ऐसा सेक्टर भी है जहाँ पे हमें गिरावट पॉसिबिलिटी दिखाई पड़े। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। सो वीडियो के एंड तक बने रहे। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इसे क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, अगर आज के दिन की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि सेंसेक्स हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, निफ्टी मिड कैप हो, कोई भी दोस्तों आज हमें हरे में दिखाई नहीं पड़ रहे थे, सब हमें लाल में ही दिखाई पड़ रहे थे। निफ्टी बैंक की बात की जाए तो पिछले कुछ दिनों से काफ़ी दोस्तों हल्ला चिल्ली देखने को मिल रही है, और 35,000 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे खड़ा है, लेकिन दोस्तों बहुत ही वोलेटाइल देखने को मिल रहा है। इंडिया विक्स की बात की जाए तो वो ऊपर जाते हुए देखने को मिल रही है, लेकिन दोस्तों इधर पे आप देखिएगा तकरीबन आज हमें 440 पॉइंट के लगभग आज हमें सेंसेक्स लुढ़कता हुआ दिखाई पड़ रहा था। बैंक निफ्टी में 500 से ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। अगर दोस्तों हम लोग देखें अपने प्यारे एक्सजीएस निफ्टी को, आपको पता है कि ये दोस्तों फ्यूचर्स हम लोग का होता है भारतीय मार्केट का, तो इधर पे भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। नेस्डैक, फुटसी, सीएसई सब में दोस्तों आज हमें कोई भी हरे इंडेक्स दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, तो इधर पे एक ग्लोबल सेंटीमेंट खराब देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों ग्लोबल सेंटीमेंट खराब क्यों देखने को मिल रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों अब उसको पता लगाने की कोशिश कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। जिस हिसाब से हर एक समय दोस्तों कुछ ना कुछ एक न्यूज़ आते हैं। पिछले साल की बात की जाए तो इसी महीना में कोरोना का न्यूज़ हमें देखने को मिल रहा था, जहाँ पे ग्लोबल इंडेक्स लाल दिखाई पड़ रहे थे। तो अभी की बात की जाए तो बॉन्ड यील्ड दोस्तों एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है, जहाँ पे मैंने आपको ईजी वर्ड में समझाया है कि जब कभी पैसों की ज़रूरत पड़ती है यूएस को, तो क्या करती है, बॉन्ड इशू करती है, और उस बॉन्ड में दोस्तों एक निश्चित रिटर्न होते हैं, और उधर पे 10 साल का टाइम पीरियड होता है। तो उधर पे क्या होता है, खरीद बेच होता है, डिमांड एंड सप्लाई होती है। तो कभी भी अगर बॉन्ड के जो वैल्यूशन है वो हमें कम देखने को मिलते हैं तो यील्ड बढ़ जाती है। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो बहुत ऐसे देश के निवेशक है, एफआईआईस, टीआईस, वो क्या करते हैं, सीधा उधर पे बॉन्ड को खरीद लेते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों कि उनको एक स्टेबल रिटर्न मिलता है, और लॉन्ग टर्म में वही दोस्तों स्टेबल रिटर्न उनके लिए काफ़ी होता है, जिसकी वजह से बॉन्ड में एक तेज़ी हमें देखने को मिलती है। बॉन्ड मार्केट, बिकॉज आपको पता है कि बॉन्ड मार्केट और इक्विटी मार्केट दोनों आपस में उल्टे होते हैं। एक समय में दोस्तों बॉन्ड मार्केट और इक्विटी मार्केट अच्छा नहीं कर सकता, तो अगर इक्विटी से पैसा निकलेगा तो बॉन्ड में देखने को मिलेगा, बिकॉज बॉन्ड में बहुत लोग पैसा इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो पैसे को पार्क कर सकें। तो बॉन्ड का बढ़ना, ये दोस्तों एक इन्फ्लेशन का बढ़ना भी संकेत माना जाता है, बिकॉज जब हमें इन्फ्लेशन हाई देखने को मिलता है तो उधर पे मीन्स महंगाई जो बोलते हैं दोस्तों सीधे शब्दों में, तो उधर पे हमें बॉन्ड की यील्ड में एक तेज़ी देखने को मिलती है, जहाँ पे बहुत सारे कंट्री से पैसे निकलते हैं। और इसलिए दोस्तों थोड़ा सा बॉन्ड का बढ़ना ये मार्केट के मूड के लिए एक स्पॉइलर है। आप देख सकते हैं द राइसिंग बॉन्ड यील्ड एंड द डॉलर इंडेक्स आल्सो एक्टेड एज अ स्पॉइलर फॉर द इक्विटी मार्केट। मीन्स जो इक्विटी मार्केट में पार्टी चल रही थी उधर पे एक ताला लगते हुए दिखाई पड़ रहा है। एट इट कैन इम्पैक्ट द एफआईएस फ्लो विच वाज क्वाइट स्ट्रॉन्ग इन 1 ईयर। तो इधर पे दिखना बनता है कि बॉन्ड यील्ड का स्टेबलाइजेशन कब तक होता है, लेकिन अभी की बात की जाए तो दोस्तों अभी थोड़ा उछल कूद हमें देखने को मिल सकता है। दोस्तों इधर पे आप देखें तो जैसे मैंने बताया कि जेरोम पॉवेल बहुत ही बड़े चेयरमैन देखने को मिलते हैं यूएस फेडरल रिजर्व के। उन्होंने क्या बोला है, बात की जाए कल की, तो इकोनॉमिक रिकवरिंग कुड क्रिएट सम अपवर्ड प्रेशर ऑन प्राइसेस। मीन्स जैसे ही इकोनॉमी ठीक से रिज्यूम हो रही है, थोड़ा सा प्राइस में अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। नथिंग दैट ही एक्सपेक्ट द सेंट्रल बैंक टू बी पेशेंट ऑन पॉलिसी एक्शन इवन इफ द इकोनॉमी सीज ट्रांसिटरी इंक्रीज इन इन्फ्लेशन। हाउएवर पॉवेल एक्नॉलेज दैट द रिसेंट राइज इन बॉन्ड यील्ड हैड कॉट हिट हिज अटेंशन। जब आप देख सकते हैं कि जो पॉवेल की बात की जाए तो उनका भी दोस्तों कहीं ना कहीं ये मानना है कि हमें प्राइस हाइक की आने वाले टाइम में एक्सपेक्टेशन देखने को मिल सकती है, लेकिन वो इसको मॉनिटर कर रहे हैं और इस पे उनकी नज़र है, अटेंशन। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ये जो इशू है दोस्तों, ये बर्निंग इशू धीरे धीरे बनते जा रहा है, और इसको लेके आरबीआई की बात की जाए या फिर फेड रिजर्व की बात की जाए, सब दोस्तों थोड़े से सकारात्मक दिखाई पड़ रहे हैं। तो गाइस ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बर्निंग इशू हमें दिखाई पड़ रहा है। अगर आप आज के टॉप गेनर की बात की जाए तो आपको ओएनजीसी का नाम दिखाई पड़ेगा, जो ऑयल में डील करते हैं। और क्यों नहीं होंगे दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ऑयल प्राइस एट 14 मंथ हाई। मीन्स पिछले एक साल क्या दोस्तों, एक साल 2 महीना के हाई पे ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और देखिएगा दोस्तों, तो ऑयल प्राइस रैलीड अराउंड 2% और ओवर $1 a barrel टुडे, hitting their highest level in the nearly 14 months after OPEC
and its allies agree not to increase supply in April as they await a more subsequent recovery in demand amid the coronavirus pandemic, report Reuters। गाइस इधर पे आप देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने को मिलेगा। ओपेक जो कंट्री होते हैं जो सीधा दोस्तों तेल को मीन्स बेचते हैं, तो उन्होंने क्या बोला है कि अप्रैल में भी वो जो सप्लाई है वो इंक्रीज़ नहीं करेंगे। मतलब मार्केट में डिमांड भागे जा रहा है और उसके अगेंस्ट में अगर सप्लाई स्टैग्नेंट रहता है, कांस्टेंट रहता है या फिर कम रहता है, आपको अच्छे से पता है, तो उधर पे क्या होता है, प्राइस पंप हो जाता है। जितना दोस्तों इनको पैंडेमिक ने परेशान किया था, अब ये क्या कर रहे हैं, उसको रिकवरी करने की कोशिश कर रहे हैं और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, बिकॉज तेल का दोस्तों महंगा होना ये सब कंट्री के लिए सरदर्द बन सकता है। तो गाइस ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि आज के ब्रेंट क्रूड की अगर बात की जाए तो हमें $67 पर बैरल पे देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि $65 से भी ऊपर जा चुका है। आपको पता है गोल्डमैन सैक्स ने रिसेंटली $75 पर बैरल का आशंका जताई है कि इधर पे हमें क्रूड ऑयल के प्राइस महंगे होते हो देखने को मिल सकते हैं और सो अगर ये नंबर्स आते हैं तो हमें बहुत ही परेशानी देखने को मिल सकती है। तो वैसे आप देख सकते हैं कि इधर पे जो ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं ये बिल्कुल भी इकोनॉमिकली सही नहीं है, बिकॉज इन्फ्लेशन को सीधा ये हिट करता है और इससे जितने भी ऑयल वाली कंपनी हैं उनका दोस्तों बाजार गर्म रहेगा। इसलिए ओएनजीसी जैसे टॉप गेनर देखने को मिलते हैं और जिनके क्रूड ऑयल के प्राइस महंगे होने से इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे एशियन पेंट जैसे स्टॉक हो गए, कुछ कुछ लाइक सेलेक्टिव क्या होते हैं एपीआईस मैन्युफैक्चर भी दोस्तों बहुत ही इम्पैक्ट होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कुछ कुछ केमिकल सेक्टर का भी सीधा इसमें निर्भरता होता है। तो इधर पर देखिएगा इसका बढ़ना सही नहीं है। और कॉमोडिटी एक्सपर्ट की बात की जाए तो उनका ये मानना है कि आने वाले अगस्त तक ये $100 पर बैरल भी जा सकता है। आपको पता है कि रिसेंटली एक्साइज ड्यूटी में दोस्तों भारत सरकार ने ₹8 कटौती की है, ₹8.25। तो ये देखना बनता है कि कैसे कंट्रोल करेंगे। लेकिन दोस्तों अगर इंटरनेशनल मार्केट में ही प्राइस भागते रहेगा तो किसी के हाथ में ये चीज़ नहीं है। तो गाइस आपको पता है कि जितने भी सेक्टर होते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है फाइनेंशियल सेक्टर, बिकॉज निफ्टी की बात की जाए तो 34 to 38% हमें फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक देखने को मिलते हैं, जिसमें दोस्तों हमें बड़े बड़े हेवी वेट्स देखने को मिल रहे हैं। तो अभी की बात की जाए तो रिलायंस उतना कंट्रीब्यूटर नहीं है डाउन साइड लैग करने में, लेकिन फिर भी बैंक के सारे स्टॉक्स हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा जहाँ पे बहुत रैली आ गई है उधर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, इसलिए बहुत प्रॉफिट बैठे हुए हैं। शॉर्ट टर्म प्लेयर है तो टाइम टाइम अपने प्रॉफिट को बुक करते चलिए, बिकॉज ये देखने हैं कि एक रेंज बाउंड देखने को मिल रहा है, भाग रहा है। तो यही होता है लॉन्ग टर्म प्लेयर, एकदम बिंदास होल्ड करिए और जहाँ पे मौका मिलता है उधर पे दोस्तों आपको बाइंग करनी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्सिस सिक्योरिटीज ने क्या टारगेट दिया है बाय द दिसंबर एंड, चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं। गाइस इसी बीच में एक राहत वाली खबर ये है कि आप देख सकते हैं कि एक्सिस सिक्योरिटीज की बात की जाए तो बहुत ही टॉप सिक्योरिटीज में आती है और इनके म्यूचुअल फंड दोस्तों बहुत ही शानदार अच्छे का रिटर्न दिए हैं मीन्स अपने इन्वेस्टर्स को। उन्होंने क्या आशंका बताई है कि निफ्टी 17,200 को भी दिसंबर एंड तक खत्म मीन्स तोड़ सकता है, जो अपने आप में बहुत बड़ी न्यूज़ भी है। तो ग्लोबल सेंटीमेंट अभी के दौर पे नेगेटिव दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन ये सब तो होता है। अब कोरोना से खराब क्या हो सकता था, है ना। उसके बाद जब हमारा रिकवरी हो चुका है, प्राइस टर्निंग अभी महंगे हैं, लेकिन दोस्तों जहाँ पे ग्रोथ है उधर बैटिंग करते जाइए। पैनिक मचेगा तो उधर बाइंग करनी है। लेकिन आप देख सकते हैं कि निफ्टी का फ्लो रुकने वाला नहीं है। राकेश झुनझुनवाला की बात की जाए तो उन्होंने बोला है कि निफ्टी 1 लाख तक पहुंचेगा आने वाले 10 साल में। अब देखना बनता है कि 1 लाख तक पहुंचेगा फिर नहीं पहुंचेगा। 1 लाख नहीं पहुंचा तो मेरी आशंका है दोस्तों कि 70 से 80 हज़ार जरूर निफ्टी पार कर सकता है आने वाले 10 सालों में। तो एनीवेज ये देखना बनता है कि ये ब्रोकर्स के टारगेट्स कैसे लगते हैं, बट फिर भी 17,200 अभी भी यहाँ से बहुत हाई टारगेट मुझे दिखाई पड़ते हैं। तो इधर पे हमें मैदान छोड़ के भागना नहीं है और क्वालिटी बैटिंग करते रहनी है। तो यही सब न्यूज़ की वजह से मार्केट आज थोड़ा लाल दिखाई पड़ रहा था। तो आपका क्या टेक है दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अगर ऑयल के प्राइस बढ़ते हैं तो इंडियन सरकार को कैसा स्टेप लेना चाहिए? ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा वर्ल्ड अफेयर्स का भी क्वेश्चन हमें दिखाई पड़ता है। मीन्स आपको देखना बनता है कि ओपेक देश में कौन कौन से कंट्री आते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन दोस्तों मैं फायर करना चाहता हूँ कि ओपेक में कौन कौन से कंट्री आते हैं, कमेंट बॉक्स में उसका नाम जरूर बताइएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि तेल का जो आयात निर्यात होता है दोस्तों तो उसमें किसका कंट्रोल होता है। एनीवेज यही छोटी सी अपडेट थी जहाँ पे आज हमें निफ्टी थोड़ा सा गिरावट में देखने को मिला। तो आई होप दोस्तों ये न्यूज़ आपके काम की है। कंटेंट सही लगा तो एक लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब भी करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप करना ना भूले। कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप कर सकते हैं। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी है, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।